स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर 3 में आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड द मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक जनरल केमिकल रिएक्शन कंसिडर करेंगे। मान लीजिए हमारे पास जो रिएक्शन है वो इस तरह से है, A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B प्लस C टाइम्स C गिव्स प्रोडक्ट्स। इसमें आप जानते हैं कैपिटल A B C क्या है, दे आर द रिएक्टेंट्स, और उनके साथ जो कोफिशिएंट्स हम देख रहे हैं स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c, दीज आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो कि हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता चलते हैं। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन देखें, according to law of mass action, the rate of this reaction is given as K, that is rate constant, into the molar concentrations of the reactants, the product of molar concentrations, और हर concentration के ऊपर power उनके respective stoichiometric coefficient होते हैं। This equation, as we have studied in the previous lecture, इस equation को क्या बोलते हैं? This is called as rate equation। हमने साथ में ही एक और equation के बारे में पढ़ा था, the equation which is experimentally obtained, जिसको हम रेट लॉ या रेट लॉ इक्वेशन कहते हैं। उसमें हमने देखा था कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड रेट किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स, लेकिन उनके ऊपर जो पावर होती है वो पावर्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर भी हो सकते हैं और उनसे डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पर पावर्स का लिखेंगे x, y and z, and we know that x, y and z, they may be the same or different from A, B and C। ये भी हमने डिस्कस किया था कि किन सर्कमस्टांसिस में X, Y और Z A, B और C के बराबर होते हैं और कब वो उनसे डिफरेंट होते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं A, B और C ये क्या है? These are the stoichiometric coefficients। और ये x, y और z क्या है? These are the powers of the reacting species which appear in the experimentally obtained rate, and they are called as the actual coefficients. In simple chemical reactions which are taking place in a single step, the actual coefficients are equal to the stoichiometric coefficients। लेकिन ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक से ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे वहाँ पर एक्चुअल कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिफरेंट होते हैं। अब ये जो एक्चुअल कोफिशिएंट्स हैं, या मैं ऐसे कहूँगा, दीज आर द पावर्स which appear in the experimentally obtained
रेट इक्वेशन और रेट लॉ इक्वेशन। इन एक्चुअल कोफिशिएंट्स का अगर हम सम देखें एक केमिकल रिएक्शन के लिए, उस सम ऑफ एक्चुअल कोफिशिएंट्स को कहा गया है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब अब अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे order of the reaction is defined as the sum of the powers of the reacting species or sum of the powers of the concentration terms which appear in the rate law equation for a chemical reaction। या हम इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करके अगर कहना चाहे तो हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द एक्चुअल कोफिशिएंट्स in a chemical reaction। जैसे ये जो हमने ऊपर इक्वेशन लिखी थी, जनरल केमिकल इक्वेशन हमने लिखी थी, इस इक्वेशन में A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B प्लस C टाइम्स C गिव्स प्रोडक्ट्स। इसमें जब हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगा? इट विल बी द सम ऑफ x, y एंड z। एंड दिस सम मे बी टेकन एज इक्वल टू n। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम जनरली स्मॉल n से डिनोट करते हैं। But remember, order of reaction is not equal to the sum of stoichiometric coefficient। ये हो सकता है बट उसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है? The reaction should be simple or elementary reaction. It should not be taking place in more than one steps. But order of reaction is given as the sum of the actual coefficients। अब जनरली एक केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता है? जनरली द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n is equal to 1, 2, 3. It may be 0 in some cases or it can have some फ्रैक्शनल वैल्यूज, और कुछ रेयर केसेस में द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैज बीन फाउंड टू बी more than 3, and in some cases, very rare cases, the value is also found to be negative।
लेकिन ये जो 3 से ज़्यादा या नेगेटिव वैल्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा रेयर है, इनके बारे में हम आमतौर पे बात नहीं करते। हम ज़्यादातर देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 1, 2, 3 या फिर 0 या फिर कुछ केसेस में फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी पॉसिबल होती है। अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स में एक रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जब डिकम्पोज होता है इट फॉर्म्स NO2 that is nitrogen dioxide and oxygen। इसमें जब हम रेट लॉ डिटरमिन करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटली जब हम इसमें रेट पता करते हैं, द एक्सपेरिमेंटली obtained rate is equal to K into the molar concentration of N2O5 raised to power just 1। अब चूंकि इसमें एक ही रिएक्टेंट टर्म है और उसकी पावर कितनी है, इट इज इक्वल टू 1, देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n is equal to 1। Such reactions in which order is equal to 1 they are called as first order reactions। So decomposition of dinitrogen pentoxide is a first order reaction। Now see the reaction between hydrogen and iodine to form hydrogen iodide as the product। इस केस में जब हम एक्सपेरिमेंटली रेट पता करते हैं तो रेट किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू K इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ गैसियस आयोडीन। दोनों की पावर 1 है, इसलिए जब हम इसमें ऑर्डर निकालेंगे तो ऑर्डर किसके बराबर होगा, इट विल बी द सम ऑफ 1 and 1 that is equal to 2, and this reaction is called as second order reaction। एक और केस देखें, नाइट्रिक ऑक्साइड undergoes oxidation in the presence of oxygen and forms nitrogen dioxide। इस केस में जब रेट लॉ इक्वेशन को हम स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड रेट को स्टडी करते हैं, किसके बराबर आता है, इट इज इक्वल टू K इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड रेज्ड टू पावर 2 इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रेज्ड टू पावर 1। देयरफॉर अगर हम इसमें ऑर्डर निकालेंगे इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3, क्योंकि जो एक्चुअल कोफिशिएंट्स हैं वो 2 और 1 है। सो दिस इज ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब है, सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है A टाइम्स A गिव्स प्रोडक्ट्स, और अगर हम इसमें एक्सपेरिमेंटली रेट पता करते हैं और वो रेट इस तरह से आ रहा है, रेट इज इक्वल टू K इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A रेज्ड टू पावर 0।
अगर ए की कंसंट्रेशन के ऊपर पावर 0 है, उस केस में हम कह सकते हैं दैट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0 और द रिएक्शन इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? अगर ए के ऊपर पावर 0 है, इसका मतलब है कि इस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज इक्वल टू के। दैट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज ए कांस्टेंट, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर हम ए की कंसंट्रेशन को चेंज भी करेंगे तो रेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसके बरक्स अगर हम ये जो ऊपर हमने केसेस डिस्कस किए, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का केस हमने डिस्कस किया, उन केसेस में आप देखो अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं द रेट ऑफ द रिएक्शन विल ऑल्सो चेंज। चेंज कितना होगा उसमें वेरिएशन हो सकता है। मतलब अगर हम कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट पे कितना इफेक्ट होगा वो वेरी करेगा इन फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बट इन केस ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन अगर हम देखें, हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे बट रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। देयर विल बी no change in the rate of reaction when the concentration of reactants is changed. Such reactions in which the rate of reaction does not depend on the concentration of the reactants, they are called as zero ordered reactions. So zero order reaction को define कैसे किया जा सकता है? These are the reactions in which the rate is independent of the molar concentration of the reactants. अब ऐसा क्यों होता है? एक केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे, ऐसा कब हो सकता है? इसके लिए एक एग्जांपल आप देख लीजिए। Decomposition of ammonia into nitrogen and hydrogen. इसके लिए कंडीशन है एक कैटालिस्ट प्लेटिनम और साथ में जो दूसरी कंडीशन यहाँ पर है दैट इज हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो अमोनिया की डिकम्पोजिशन के लिए कैटालिस्ट की सरफेस का होना ज़रूरी है, कैटालिस्ट का होना ज़रूरी है। द रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द कैटालिटिक सरफेस। और दूसरी शर्त ये है कि इसके लिए हाई टेम्परेचर भी होना चाहिए और हाई प्रेशर भी होना चाहिए। अब जब हमारे पास एक कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट क्या है यहाँ पर? कैटालिस्ट है प्लेटिनम, और इस कैटालिस्ट की सरफेस के ऊपर जब अमोनिया के मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं फिर ये अमोनिया के मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज होते हैं इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब एट हाई प्रेशर अगर हम देखें, एट हाई प्रेशर the surface of platinum is completely covered by the molecules of ammonia. इसका मतलब है प्लेटिनम की सरफेस के ऊपर और ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि वहाँ पर अमोनिया के मॉलिक्यूल्स अटैच हो सके। तो इस वक्त अगर हम अमोनिया की कंसंट्रेशन को इंक्रीज भी करते हैं, when the whole of the surface of platinum is covered by the ammonia molecules, अब अगर हम अमोनिया की कंसंट्रेशन को इंक्रीज भी करेंगे तो उससे अमोनिया प्लेटिनम के ऊपर और ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेटिनम की जो पूरी सरफेस है वो सैचुरेट हो चुकी है।
इसका मतलब है कि इस वक्त जो अमोनिया की डिकम्पोजिशन होगी वो एक फिक्स्ड रेट पर ही चलेगी, और वो फिक्स्ड रेट इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि अमोनिया की कंसंट्रेशन कितनी है। इसके मुकाबले में यहाँ पर जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि प्लेटिनम का सरफेस एरिया कितना है। अगर हम प्लेटिनम का सरफेस एरिया यहाँ पर इंक्रीज कर दें तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो सकता है, लेकिन अमोनिया की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। देयरफॉर हम कहेंगे एट दिस पॉइंट the rate of reaction is independent of the concentration of ammonia, and as a result the reaction is zero ordered। अगर हम इसी रिएक्शन में प्रेशर कम रखते, एट लो प्रेशर, हम क्या देखते हैं, एट लो प्रेशर द होल ऑफ द सरफेस ऑफ प्लेटिनम इज नॉट कवर्ड बाय अमोनिया। तो उस वक्त अगर हम अमोनिया की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अमोनिया अटैच होगा ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम, मतलब उस वक्त अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। मतलब एट लो प्रेशर द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो। एट लो प्रेशर देयर विल बी सम ऑर्डर लाइक 1, 2 और 3, वो हमें पता चलेगा व्हेन वी एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन द रेट। बट एट हाई प्रेशर when the surface of the platinum is completely covered by ammonia, then the order of reaction is equal to zero. So such reactions which take place at the surface of the catalyst and where the rate of reaction depends only on the surface area of the catalyst but not on the amount of the reactants, such reactions are called as zero order reactions। सिमिलरली एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस टू फॉर्म HCl gas in the presence of radiations। It means this reaction is a photochemical reaction। The reactions which take place in the presence of certain radiations they are called as photochemical reactions। इन रिएक्शंस का रेट काफ़ी फास्ट होता है, और यहाँ पर जो रेट होता है वो भी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर जो रेट होता है वो डिपेंड करता है, it depends on the presence of radiations। अगर हम यहाँ पर रेडिएशंस की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकता है, लेकिन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी असर नहीं पड़ता। देयरफॉर सच रिएक्शंस आर आल्सो जीरो ऑर्डर्ड रिएक्शंस। नाउ देयर आर सम रिएक्शंस which are called fractional order reactions। ये कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो ऐसे दिखने में बहुत सिंपल रिएक्शंस लगती हैं, लेकिन उनका मैकेनिज्म काफी कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच रिएक्शन टू फॉर्म हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इस केस में जब हम एक्सपेरिमेंटली रेट पता करते हैं, द रेट कम्स आउट टू बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन पावर 1/2। अब इस केस में जब हम ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, ये आता है 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इट इज इक्वल टू 1.5। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज ए फ्रैक्शनल ऑर्डर्ड रिएक्शन। सिमिलरली देयर इज अनदर केस दैट इज द रिएक्शन बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरीन टू फॉर्म COCl2 दैट इज फॉस्जीन। इस केस में जब हम एक्सपेरिमेंटली रेट डिटरमिन करते हैं
तो ये आता है इक्वल टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पावर 2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन पावर 1/2। तो यहाँ पर भी अगर हम ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, इट इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 5/2 और 2.5। So this is another case of fractional order reaction. So these were the types of reactions which follow different orders. अब हम देखेंगे on the basis of order of reaction, how can we find the units for the rate constant. Rate constant which is denoted by small k, इसके यूनिट्स क्या होते हैं? इसके यूनिट्स डिपेंड करते हैं एक रिएक्शन के ऑर्डर पे। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे रेट कांस्टेंट होता क्या है। एक जनरल रिएक्शन आप कंसिडर कीजिए, मान लीजिए A टाइम्स A गिव्स प्रोडक्ट्स। यहाँ पर जब हम रेट डिटरमिन करते हैं, रेट किसके बराबर आता है? इट इज इक्वल टू K इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ A और पावर क्या होगी? अब अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखें वहाँ पर तो उसके मुताबिक तो पावर स्मॉल a होना चाहिए, बट वी नो दैट द पावर ऑफ A कैन बी डिफरेंट फ्रॉम A एज वेल, तो लेट इट बी n। एंड व्हाट इज n? n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो वेरी करता है। जैसे हमने देखा, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, इसकी वैल्यू 1, 2 या 3 हो सकती है, और इवन कुछ केसेस में फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट भी जानते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उसका भी यूनिट जानते हैं। अब हम इन यूनिट्स की मदद से इस रेट कांस्टेंट का यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इफ वी नो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब इस इक्वेशन के मुताबिक K किसके बराबर आता है? K इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज्ड टू पावर ऑर्डर। नाउ द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। कंसंट्रेशन का यूनिट है, जैसे हमने यहाँ पर A लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट A, इसका यूनिट है मोल पर लीटर और इसके ऊपर पावर है n। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पावर n एंड लीटर पावर माइनस n। और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो K किसके बराबर आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू मोल पावर 1 माइनस n लीटर पावर n माइनस 1 एंड सेकेंड पावर माइनस 1। तो हम रेट कांस्टेंट के यूनिट इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू चेंज होगी तो k के यूनिट्स भी चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, दैट मीन्स व्हेन n इज इक्वल टू 0, तो हम ये जो n की वैल्यू 0 है ये पुट करेंगे इस इक्वेशन में। लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें अगर हम n की वैल्यूज पुट करते हैं तो k का यूनिट क्या आ जाएगा? k का यूनिट आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। ये तब आएगा व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज पुट एज 0 इन द इक्वेशन फर्स्ट। यह आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह से अगर हमारे पास n की वैल्यू है 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इस केस में k का यूनिट क्या होगा? k का यूनिट आ जाएगा
मोल पावर 0, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 1 है तो 1 - 1 बिकम 0, लीटर की पावर भी 0 हो जाएगी और सेकंड की पावर -1। तो इस तरह से ये यूनिट बन जाता है सेकंड पावर -1 या सेकंड इनवर्स। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या बना? सेकंड इनवर्स। नाउ इफ वी लुक एट द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, उस केस में K का यूनिट क्या बनेगा? K का यूनिट बनेगा मोल पावर, यस, इट कम्स आउट टू बी 1 - 2 दैट इज -1। लीटर की पावर क्या आ जाएगी? 2 - 1 दैट इज 1, सो लीटर, और सेकंड इनवर्स विल रिमेन एज सच। सो मोल इनवर्स, लीटर, second inverse, this is the unit for rate constant for the second order reaction। और इसी तरह से जब हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालेंगे K का यूनिट, ये आ जाएगा मोल पावर -2, लीटर पावर 2 एंड सेकंड इनवर्स। These are the units of rate constant for different order reaction, that is zero order, first order, second order and third order reactions। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। The concept of molecularity of a reaction is related with the collision theory of reaction rates। हमने पिछले टॉपिक में कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट में क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अंडरगो कोलिजन्स द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। और फिर हमने वहां पर बात की थी कि जो कोलिजन्स होती हैं वो दो किस्म की होती हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स एंड इनइफेक्टिव कोलिजन्स। अब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन क्या होता है? It is defined as the number of reacting species, that is atoms, molecules or ions which collide simultaneously during a reaction to form the products। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, अब रिएक्टिंग स्पीशीज में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विच अंडरगो साइमल्टेनियस कोलिजन्स ड्यूरिंग द रिएक्शन टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। मतलब कितने रिएक्टिंग स्पीशीज एक साथ एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। अब जैसे मान लीजिए किसी रिएक्शन में सिर्फ एक ही रिएक्टिंग स्पीशी इन्वॉल्व है, इफ देयर इज ओनली वन रिएक्टिंग स्पीशी, जैसे मान लो एक सिंगल मॉलिक्यूल है
वो इन्वॉल्व है, मतलब वो डिकम्पोज होकर एक सिंगल रिएक्टिंग स्पीशी का किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होने का क्या मतलब है कि वो किसी और स्पीशी के साथ कोलाइड नहीं कर रहा है, बल्कि वो डिकम्पोज हो रहा है। उस केस में जो मॉलिक्यूलरिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू 1। जैसे अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 when heated strongly it undergoes decomposition and on decomposition it forms nitrogen and water। इस रिएक्शन में सिर्फ एक सिंगल स्पीशी, सिंगल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है जो डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बना रहा है। तो इस केस में हम कहेंगे दैट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 1। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इस रिएक्शन को देखें, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड टू फॉर्म a molecule of hydrogen and a molecule of iodine। अब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट तब तक नहीं बन सकते जब तक हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड न करें। अब जब 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडीन, तो हम कहते हैं कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी है इक्वल टू 2 बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स आर 2 रिएक्टिंग स्पीशीज हैव अंडरगॉन simultaneous collision to form the products। Therefore, the molecularity of this reaction is 2। Now, when ferric chloride reacts with stannous chloride in aqueous medium, this reaction is taking place। क्या हो रहा है? 2 molecules of ferric chloride are reacting with 1 molecule of stannous chloride and the product formed is ferrous chloride and stannic chloride। अब इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है जिसमें फेरिक क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स और स्टेनस क्लोराइड का 1 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं और क्या बन रहे हैं? प्रोडक्ट फेरस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड। तो इसमें 3 स्पीशीज कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, देयरफॉर द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू 3। सो इन दिस वे द मॉलिक्यूलरिटी कैन बी 1, 2 और 3, और 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ऑल्दो कुछ रेयर केसेस में देखा गया है मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा भी है, बट दैट इज़ वेरी वेरी रेयर। मोस्ट कॉमनली द मॉलिक्यूलरिटी हैज़ बीन फाउंड टू बी 1, 2 और 3, क्योंकि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का या 3 से ज़्यादा स्पीशीज़ का साइमल्टेनियसली आपस में कोलाइड होना इट इज़ वेरी वेरी इम्प्रॉबेबल। अब अगर हम मॉलिक्यूलरिटी को कंपेयर करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, और 1, 2 या 3 भी होता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी में आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ 1, 2 या 3 हो सकता है, इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। मतलब ये हमेशा एक होल नंबर की शक्ल में ही होगा। अब मान लो कोई रिएक्शन 1 से ज़्यादा स्टेप्स में हो रही है, मतलब अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उस केस में मॉलिक्यूलरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? कम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब है कि पहले एक स्टेप हुआ, उसके बाद दूसरा स्टेप हुआ, उसके बाद हो सकता है तीसरा स्टेप भी हो। इस तरह से कई स्टेप्स में एक रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। इस केस में हर स्टेप की अपनी एक मॉलिक्यूलरिटी होगी। स्टेप 1 विल हैव इट्स own value of the molecularity, step 2 will have its own molecularity, step 3 will have its own molecularity,
क्योंकि ये सभी रिएक्शंस अलग अलग हो रहे हैं, सभी स्टेप्स अलग अलग हो रहे हैं, तो हर स्टेप में कुछ स्पीशीज आपस में कोलाइड कर रहे होंगे। सो ईच स्टेप हैज़ इट्स ओन मॉलिक्यूलरिटी। अब अगर हमें पूछा जाए कि व्हाट इज द ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, दैट कैन नॉट बी डिफाइंड। So, for a complex reaction, there is no overall molecularity of the reaction. Each step has its own molecularity. जबकि अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम कहते हैं कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है और वो डिपेंड करता है सिर्फ इनमें से किसी एक स्टेप पे, और वो स्टेप कौन सा स्टेप होता है? दैट इज द स्लोवेस्ट स्टेप, जिसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी कहते हैं। उसी स्टेप पर डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो दिस वाज अबाउट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। अब जो अगला टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, बल्कि एक कंसेप्ट है विच इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डेटा और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। इसके लिए कई मेथड्स हैं हमारे पास। एक मेथड है ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड है ऑसवाल्ड आइसोलेशन मेथड, और जो तीसरा मेथड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। आज के लेक्चर में हम पहले दो मेथड्स के बारे में बात करेंगे, और जो तीसरा मेथड है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ग्राफिकल मेथड? जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि ग्राफिकल मेथड में ग्राफ का इस्तेमाल होगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्राफिकल मेथड इज एप्लीकेबल for the reactions which contain only one reactant. जैसे एक रिएक्शन है A times A gives product. There is only one reactant, that is A. अब इस केस में experimentally obtained rate किसके बराबर आना चाहिए? It should be equal to K into molar concentration of A power n. अब ये n क्या है ये हमने डिटरमिन करना है। इस n की वैल्यू हम जानते हैं, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3 और इट कैन बी इन फ्रैक्शंस एज वेल। अब वो n की वैल्यू क्या है वो हमने पता करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, और वो ग्राफ किसके बीच होगा? वो ग्राफ होगा बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड टाइम। मतलब हम इस रिएक्शन के दौरान डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर A की कंसंट्रेशन किस तरह से वेरी हो रही थी, कितनी थी, वो हम पता करेंगे। जैसे मान लो हमने कई पॉइंट्स इस रिएक्शन में देखे, कई टाइम नोट किए हमने, और उन टाइम्स के ऊपर A की कंसंट्रेशन कितनी है वो हमने डिटरमिन की। अब हम उन कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ और वो जो टाइम जिस वक्त हमने वो कंसंट्रेशन डिटरमिन की थी A की कंसंट्रेशन, उनके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। लेट अस सपोज कि वो ग्राफ कुछ इस तरह से हासिल हुआ। नाउ
दिस इज द ग्राफ बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड टाइम। अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ में से हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट्स। We will find the instantaneous rates at different points of time, जिसके बारे में हम अपने पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लो हमने यहाँ पर कई पॉइंट्स सेलेक्ट किए, ये रहे वो पॉइंट्स जिन पर हम इंस्टेंटेनियस रेट्स फाइंड करना चाहते हैं। अब आपने पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करने के लिए तरीका क्या है कि जिस पॉइंट पर हमने इंस्टेंटेनियस रेट पता करना है, जैसे पॉइंट नंबर 1 पर पता करना है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे और फिर उस टेंजेंट का स्लोप हम निकालते हैं। हम लेक्चर 1 में देख चुके हैं। लेक्चर 1 का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हम एक टेंजेंट ड्रा करके और उस टेंजेंट का स्लोप किस तरह से डिटरमिन करते हैं। उस स्लोप से हमें पता चल जाता है कि इस पॉइंट नंबर 1 पर इंस्टेंटेनियस रेट कितना है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 2 पर हम इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे, उसी तरह से पॉइंट नंबर 2 पर भी टेंजेंट ड्रा करेंगे और उसका स्लोप निकालेंगे। इस तरह से डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पे हम इंस्टेंटेनियस रेट्स डिटरमिन करेंगे। अब हमारे पास कई वैल्यूज आ गई इंस्टेंटेनियस रेट्स की, and these instantaneous rates correspond to different concentrations। वो भी हमें ग्राफ से पता चलेंगे, जैसे पॉइंट नंबर 2 पर, पॉइंट नंबर 3 पर, 4 पर, 5 पर कितनी कंसंट्रेशन है ए की, वो हमें इस ग्राफ से पता चलेगा। जैसे हमें टाइम का भी पता चलता है कि पॉइंट नंबर 1 किस टाइम पर हमने निकाला था, पॉइंट नंबर 2 पर जो रेट था वो किस टाइम पे निकाला था, वो भी हमें पता चलेगा। पर यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन पॉइंट्स ऑफ टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना था, वो भी हमें इसी ग्राफ से पता चलेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ अब जो प्लॉट हम करने जा रहे हैं वो ग्राफ होगा बिटवीन द इंस्टेंटेनियस रेट्स जो हमने डिटरमिन किए फ्रॉम द फर्स्ट ग्राफ। इंस्टेंटेनियस रेट्स हम ड्रा करेंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ए, और हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो ग्राफ है, क्या ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में मिल रहा है। अगर ये ग्राफ मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंस्टेंटेनियस रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट पावर कितनी है, बाय डिफ़ॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर पावर है 1। तो अगर इंस्टेंटेनियस रेट और कंसंट्रेशन पावर 1 के बीच में जो ग्राफ है, अगर वो हमें स्ट्रेट लाइन मिला, इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टेंटेनियस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1, और उस केस में हम कहेंगे द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1। तो ये पता चल गया। बट दूसरी ऑप्शन ये भी है कि हमें यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिली। इस ग्राफ में जो इंस्टेंटेनियस रेट और कंसंट्रेशन पावर 1 के बीच में ग्राफ था, अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू 1। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यही ग्राफ रिपीट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 2 कर लेंगे। मतलब जो हमें वैल्यूज इस ग्राफ से मिले थे, कंसंट्रेशन जो फर्स्ट ग्राफ से हमें हासिल हुए थे, हम उन सभी कंसंट्रेशंस का स्क्वायर करके फिर हम उसको प्लॉट करेंगे अगेंस्ट द इंस्टेंटेनियस रेट्स, और फिर हम देखेंगे कि क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन आ गया, इसका मतलब है कि जो इंस्टेंटेनियस रेट था इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2, और जब रेज टू पावर 2 के साथ स्ट्रेट लाइन मिला, इसका मतलब है नाउ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2। इसी तरह से हम इस ग्राफ को रिपीट करेंगे विद डिफरेंट पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पावर 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर फ्रैक्शन में 1/2 हम ले सकते हैं, हम 3/2 ले सकते हैं, हम
5/2 लिख सकते हैं। सो वी कैन टेक डिफरेंट पावर्स ऑन द कंसंट्रेशन, और हम देखेंगे किस पावर को यूज करने पर हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है। जब हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी वही पावर होगी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, चाहे उसकी वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, या कोई फ्रैक्शन हो, या फिर इवन द वैल्यू कैन बी 0। बट अगर वैल्यू 0 है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर 0 है, तो उसका इंडिकेशन हमें इस पहले ग्राफ में ही मिल जाता है। पहले ग्राफ में हमें कैसे इंडिकेशन मिलेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है? उसके लिए जब हम पहला ग्राफ प्लॉट करेंगे, किसके बीच था पहला ग्राफ? बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड टाइम। ये ग्राफ जो होगा ये एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में होगा, डाउनवर्ड्स। इसका मतलब है कि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कंटिन्यूसली सेम रहेगा, चाहे आप इस पर डिफरेंट पॉइंट्स ले लो। हर पॉइंट पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो सेम होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं हो रहा है। इस केस में पहले से ही हमें पता चलेगा दैट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। लेकिन अगर ये ग्राफ ऐसा नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, अगर ये ग्राफ इस तरह से, जैसे पहले हमने डिस्कस किया था, इन द फॉर्म ऑफ कर्व, इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सेम नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंजिंग विद द चेंज इन कंसंट्रेशन। उस केस में हमें पता चल जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 नहीं है, इसकी वैल्यू या 1 है, या 2 है, या 3 है, या फिर फ्रैक्शंस में है। तो इस तरह से हम एक रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपने देखा इस मेथड की जो लिमिटेशन थी, ग्राफिकल मेथड की, वो ये थी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट प्रेजेंट था, दैट इज ए। लेकिन अगर मान लो एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं, जैसे मान लो एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी 2 किस्म के रिएक्टेंट्स हैं, या फिर 3 किस्म के रिएक्टेंट्स हैं, तो वहाँ पर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? उसके लिए दूसरा मेथड है, दैट इज कॉल्ड एज ऑसवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे अबाउट ऑसवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। This method is also based on graphical method, but it is somewhat modified, therefore it is called as modified graphical method। और ये मेथड कहाँ पर इस्तेमाल होगा? जहाँ पर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं। जैसे मान लो 2 रिएक्टेंट्स हैं, A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B गिव्स प्रोडक्ट। अब इस केस में जो रेट होगा इट विल बी इक्वल टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A पावर X इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B पावर Y। और यहाँ पर जब हम ऑर्डर निकालेंगे N, वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू X प्लस Y। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ओवरऑल ऑर्डर है वो 2 ऑर्डर्स के सम के बराबर है। एक है x, हम कह सकते हैं दिस x इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, और y क्या है? दिस इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। सो हियर वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a एज वेल एज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, और फिर हम उन दोनों को जब ऐड करेंगे, उन दोनों को ऐड करने के बाद वी विल गेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। लेकिन ये कैसे करेंगे? लेट अस सी। हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम इस रिएक्शन को कैरी करेंगे हम इस तरह से रिएक्शन कैरी करेंगे कि हमने एक रिएक्टेंट, जैसे मान लो A है, इसको हमने लिया इन स्मॉल अमाउंट्स, और जो दूसरा रिएक्टेंट B है ये हमने रखा इन वेरी लार्ज एक्सेस। अब ऐसा करने से क्या हुआ? जब हमने B की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा एक्सेस में रखी, इसका मतलब है कि जब रिएक्शन चलेगी, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, देयर विल बी हार्डली एनी इफेक्ट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ B, या मैं कहूँगा देयर विल बी नो चेंज in the concentration of B. Why? Because it is present in a large axis. However, अगर हम A देखें, A is present in small amount,
there will be a change in the molar concentration of A. तो इस केस में अब हम कह सकते हैं under this condition when one of the reactants is taken in small amount and the other reactant is taken in very large excess, now since only one of the reactants is undergoing change in the concentration, तो इस केस में हम कह सकते हैं जो rate of reaction होगा rate is dependent on only the concentration of A and the rate in this case is independent of the concentration of B. इसलिए अब चूंकि हमने इस रिएक्शन को उसी कंडीशन में लाया जो पहली कंडीशन थी जिसमें एक ही रिएक्टेंट था, तो यहाँ पर भी एक तरह से हम कह सकते हैं जैसे एक ही रिएक्टेंट है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। अब हम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे जो हमने पहले मेथड में बात की। हम सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ किसके बीच होगा, रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे। फिर उस ग्राफ से हम क्या निकालेंगे, उस ग्राफ से हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट्स और फिर उन इंस्टेंटेनियस रेट्स का हम एक और ग्राफ प्लॉट करेंगे और वो ग्राफ किसके साथ होगा, वो कंसंट्रेशन ऑफ ए की डिफरेंट पावर्स के साथ होगा। और वो पावर जैसे आपने पढ़ा था अभी 1 के साथ, पावर 2 के साथ, 3 के साथ या फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के साथ भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि हमें स्ट्रेट लाइन कब हासिल होगी। और जैसे ही हमें स्ट्रेट लाइन हासिल हो जाती है हमें पता चल जाएगा कि ऑर्डर कितना है, बट दिस विल बी द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब है यहाँ से जो वैल्यू हमें मिलेगी दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू एक्स। अब हमें ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए पता चल गया। अब हमें निकालना है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब अब हमने y की वैल्यू डिटरमिन करनी है। अब y की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि जो रिएक्शन है उसका रेट सिर्फ b की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करना चाहिए, अब a की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो जैसे अब आप गेस भी कर सकते हैं कि अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को दोबारा से कैरी करेंगे। The same reaction is carried again, but अब हम कुछ कंडीशन चेंज करेंगे। कंडीशन क्या चेंज करेंगे, हम B रखेंगे अब स्मॉल अमाउंट में और A लार्ज एक्सेस में। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो A की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। नाउ द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ B। इस तरह से हमने यहाँ पर B को A से आइसोलेट किया। अब हम क्या करेंगे, व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ B, तो अब हम निकालेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। वही प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे। अब हम B की कंसंट्रेशन जो चेंज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, B की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। उस ग्राफ से भी हम निकालेंगे द इंस्टेंटेनियस रेट्स और उसके बाद हम उन इंस्टेंटेनियस रेट्स को प्लॉट करेंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ बी हैविंग डिफरेंट पावर्स। इसमें भी हम पावर्स 1, 2, 3 या फ्रैक्शनल पावर्स लेकर ग्राफ प्लॉट करेंगे एंड वी विल सी व्हेन द ग्राफ obtained is in the form of a straight line। और जैसे ही हमें ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन में मिल गया तो उस वक्त जो b की पावर होगी that will be the order with respect to b। इस तरह से हमें y की वैल्यू हासिल हो गई और एक बार हमें y की वैल्यू हासिल हो गई, अब हम क्या करेंगे, we will add the value of x and y and will get the overall order of the reaction। Hope you understood the topic today। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।